हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एग्ज़ाम पथ पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें वो चुनिंदा क्वेश्चनों को डाला गया है जो आपके पेपर में 100% फंसने के चांसेस हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कर देना जो इसका एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पहला है, लेखा शास्त्र के सिद्धांत का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया? 6 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या फिर 8 भागों में? तो लेखा शास्त्र के सिद्धांत का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से हैं? एक पहला हो गया लेखा शास्त्र की अवधारणा। लेखा शास्त्र की अवधारणा हो गई, पहला हो गया। सेकंड हो गया लेखा लेखा शास्त्र की मान्यताएं। ये हो गया आपका दूसरा। तीसरा हो गया लेखा शास्त्र की परंपराएं। परंपराएं, ये हो गए 3 आपके। लेखा शास्त्र के सिद्धांत के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एक का सी सही है। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक कौन है? एडम स्मिथ, जॉनसन, बार्टली बाय, लूकस पैसियोली। तो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकस पैसियोली हैं। कौन है? लूकस पैसियोली। इसकी शुरुआत कब हुई? दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत आपकी 1494 में हुई। कब हुई? 1494 में। कहाँ पे? इटली में हुई। इटली में, इटली के वेनिस शहर से। कौन से शहर? वेनिस। वेनिस नगर में से इसकी शुरुआत हुई। और इसके जनक किसे माना जाता है? लूकस पैसियोली को। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी। 2 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो न प्रस्तुत किए गए और न वसूल किए गए हुए चेकों के प्रभावों को प्रकट करता है। यह कथन किसका है? कार्टर का, आर.जी. विलियमसन का, विलियम पिकल्स का, या इनमें से किसी का भी नहीं है? तो बैंक समाधान विवरण एक ऐसा विवरण है जो न प्रस्तुत किए गए और न वसूल किए गए चेकों के प्रभाव को प्रकट करता है। यह कथन आपका विलियम पिकल्स का है। कि किसका है? विलियम पिकल्स का। ऑप्शन सी सही है। 3 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है लाभानि ज्ञात करने के लिए, लाभ ज्ञात करने के लिए, रोकड़ पुस्तक को शेष तथा पासबुक के शेष से मिलान करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक समाधान विवरण रोकड़ पुस्तक के शेष तथा पासबुक के शेष का मिलान करने के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। 4 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चेक है, चेक क्या है? एक व्यापारिक प्रपत्र है, एक बैंकिंग प्रलेख है, एक बेचान साध्य प्रलेख है, या इनमें से कोई नहीं? तो चेक आपका एक बेचान साध्य प्रलेख है। कैसा है? एक बेचान साध्य प्रलेख है। चेक आपका बेचान साध्य प्रलेख है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 5 का सी सही है। और ये चेक आपकी एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। कैसा होता है? शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र, जिसके द्वारा ग्राहक अपने बैंकों को आदेश देता है कि वह लिखी हुई राशि तुरंत ही उसे
लिखित व्यक्ति को अथवा उसकी आज्ञा अनुसार अन्य व्यक्ति को दे दे, चेक वो होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है सरकार को, अंशधारकों को, लेनदारों को, निदेशक मंडल को। तो आंतरिक लेखा परीक्षक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है निदेशक मंडल को। किसको? निदेशक मंडल को। ऑप्शन डी सही है, 6 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, आंतरिक लेखा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अशुद्धियों और कपट का जल्दी ढूंढना, अंतिम लेखा परीक्षा में सहायक होना, वार्षिक लेखों का शीघ्र समापन, नियमित लेखाकरण सुनिश्चित करना। तो आंतरिक लेखा परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है अशुद्धियों तथा कपट को जल्दी से जल्दी ढूंढना। ऑप्शन ए सही है, 7 का ए सही है, अशुद्धियों और कपट को जल्दी से जल्दी ढूंढना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है, व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन किया जाता है लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, विक्रय योग मूल्य पर, लागत मूल्य या बाजार कीमत दोनों में जो भी कम हो। तो व्यापारिक रहतिये का मूल्यांकन लागत या बाजार कीमत दोनों में जो भी कम हो उस पर किया जाता है। ऑप्शन डी सही है, 8 का डी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन है, यदि अंत में अंतिम क्रय का माल बचता है तो लागत मूल्यांकन की विधि कहलाती है लीफो, फीफो, हीफो या इनमें से कोई नहीं। तो यदि अंत में अंतिम क्रय का माल बचता है तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फीफो। क्या कहेंगे? फीफो। ऑप्शन बी सही है, 9 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है, लेखाकर्म की प्रथम सीढ़ी को कहते हैं खाता बही, जर्नल, तलपट, अंतिम खाते। तो लेखाकर्म की प्रथम सीढ़ी को आप क्या कहेंगे? जर्नल कहेंगे। क्या कहेंगे? जर्नल। ऑप्शन बी सही है, 10 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है, व्यापारी द्वारा व्यापार में से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो राशि या माल निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं, पूंजी कहते हैं, आहरण कहते हैं या फिर रोकड़ कहते हैं। तो व्यापारी द्वारा व्यापार में से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए जो माल या राशि निकाली जाती है उसे हम आहरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आहरण। ऑप्शन सी सही है, 11 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, वास्तविक खाते किससे संबंधित होते हैं? संपत्ति व दायित्व से, व्यय व आय से, देनदार व लेनदार से, इनमें से सभी। तो वास्तविक खाते आपके संपत्ति व दायित्व से संबंधित होते हैं। किससे? संपत्ति व दायित्व से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए सही है, 12 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, वह आय जो काम तो ली जा सकती है परंतु प्राप्त नहीं हो पाती है, क्या कहलाती है? वह आय जो काम में तो ली जा सकती है परंतु प्राप्त नहीं की जा सकती है, वो क्या कहलाती है? उपार्जित आय, अग्रिम प्राप्त आय, ये दोनों ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपार्जित आय। वह आय जो काम में तो ली जा सकती है परंतु प्राप्त नहीं कर पाते हैं उसे हम उपार्जित आय कहते हैं। ऑप्शन ए सही है, 13 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समस्त खाता बही खाते जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तलपट, आर्थिक चिट्ठा, लाभांश या इनमें से कोई नहीं। तो समस्त खाता बही खाते को जो एक सारांश विवरण के रूप में तैयार किए जाते हैं उन्हें हम तलपट कहते हैं। क्या कहते हैं? तलपट। तलपट। ऑप्शन ए सही है, 14 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन है, उस राशि को क्या नाम देते हैं जिससे व्यापार प्रारंभ किया जाता है? रोकड़, पूंजी, संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो उस राशि को हम क्या नाम देंगे जिससे क्या प्रारंभ होता है? व्यापार।
तो उसे हम पूंजी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पूंजी। 15 का बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन है, यदि ह्रास की राशि तलपट के अंदर दी गई हो तो उसका लेखा किस खाते में किया जाएगा? व्यापारिक खाते में, लाभांश खाते में, आर्थिक चिट्ठे में, या इनमें से कोई नहीं। तो यदि ह्रास की राशि तलपट के अंदर दी गई हो तो उसका लेखा आप कहाँ करेंगे? उसका लेखा आप करेंगे लाभांश खाते में। कहाँ पे? लाभांश खाते में। ऑप्शन बी सही है, 16 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रोकड़ बही की बाकी लेने पर बैंक चार्ज जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? घटाया जाता है। पहले जोड़ा जाता है, फिर घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, कोई लेखा नहीं किया जाता है। तो रोकड़ बही की बाकी लेने पर बैंक चार्ज जोड़ा जाता है या घटाया जाता है? उसे घटाया जाता है। क्या क्या किया जाता है? घटाया जाता है। ऑप्शन ए सही है, 17 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है, करदाता का अर्थ है, ऑप्शन ए एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी हो। ऑप्शन बी एक ऐसा व्यक्ति जो लाभ प्राप्त करता है। ऑप्शन सी एक ऐसा व्यक्ति जो सेवा प्रदान करता है तथा मंदिर में पूजा करता है। ऑप्शन डी एक ऐसा व्यक्ति जो भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। तो करदाता का अर्थ क्या होता है इसमें बताना है। तो करदाता का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अंतर्गत आयकर या अन्य कोई राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है, आय करदाता कहलाता है। ऑप्शन ए सही है, 18 का ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है, दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत लाभांश खाता कहलाता है। लाभांश खाता, आय व्यय खाता, आगम खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो दोहरा खाता प्रणाली के अंतर्गत लाभांश खाता कहलाता है आगम खाता। क्या कहलाता है? आगम खाता। ऑप्शन सी सही है, 19 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाएं तैयार करती हैं आर्थिक चिट्ठा, लाभांश खाता, सामान्य आर्थिक चिट्ठा, या व्यापारिक खाता। तो सार्वजनिक उपयोगिताओं की संस्थाएं तैयार करते हैं सामान्य आर्थिक चिट्ठा। ऑप्शन सी सही है, 20 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन है, सकल लाभ अनुपात किसका अनुपात है? सकल लाभ एवं शुद्ध कुल बिक्री का, सकल लाभ एवं शुद्ध उधार बिक्री का, सकल लाभ एवं शुद्ध रोकड़ बिक्री का, सकल लाभ एवं विनियोजित पूंजी का। तो सकल लाभ का अनुपात किसका अनुपात है? तो यह है सकल लाभ एवं शुद्ध कुल बिक्री का। ऑप्शन ए सही है, 21 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन है, किसी व्यापारी के शुद्ध मूल्य से क्या तात्पर्य है? साधारण पूंजी, कुल परिसंपत्तियां, कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल दायित्व, स्थायी परिसंपत्तियां माइनस चालू दायित्व, चालू परिसंपत्तियां। तो किसी व्यापार के शुद्ध मूल्य से तात्पर्य है कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल दायित्व, कुल परिसंपत्तियां माइनस कुल दायित्व। ऑप्शन सी सही है, 22 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। दिवालिया घोषित होने के लिए न्यूनतम कर्ज राशि कितनी होती है? 1000, 1500, 500, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दिवालिया जब कोई व्यक्ति घोषित कर दिया जाता है तो उसकी न्यूनतम कर्ज राशि 500 रुपये होती है। कितनी होती है? 500 रुपये। ऑप्शन सी सही है, 23 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामान्यतः दीर्घकालीन बजट है? विक्रय बजट, रोकड़ बजट, पूंजी व्यय बजट, स्थिर बजट। तो निम्न में से बताना है कि कौन सामान्य दीर्घकालीन बजट है। तो पूंजी व्यय बजट आपका सामान्य दीर्घकालीन बजट है। ऑप्शन सी सही है, 24 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार व्यापार का स्वामी कंपनी पूंजी का की किस सीमा तक लेन देन माना जाता है? मुद्रा मापन अवधारणा, लागत अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, व्यावसायिक इकाई अवधारणा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्यावसायिक इकाई अवधारणा। 25 का डी सही है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन है, तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? यह खाता बही में गलत राशि की खतौनी करती है। ऑप्शन बी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में गलत राशि की खतौनी करती है। ऑप्शन सी, प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तक में प्रविष्टि लिखने से छूट जाना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तलपट द्वारा कौन सी त्रुटि ढूंढी जाती है? खाता बही में गलत राशि की खतौनी होने पर उसको ढूंढा जाता है। ऑप्शन ए सही है, 26 का ए। अगला क्वेश्चन 27। व्यापारिक खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, या इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारिक खाता आपका नाम मात्र खाता होता है। कैसा खाता? नाम मात्र। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत करदाता मान लिए गए सभी व्यक्ति भी करदाता की परिभाषा में आते हैं, करदाता की परिभाषा में नहीं आते हैं, अंशतः करदाता की परिभाषा में आते हैं, कर मुक्त आय की परिसीमा में आते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, करदाता की परिभाषा में आते हैं। 28 का ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। लेनदारों पर बट्टा आयोजन के अंतिम खाते में दिखाया जाता है? केवल आर्थिक चिट्ठे में, लाभांश खाता तथा आर्थिक चिट्ठे में, केवल लाभांश खाते में, केवल व्यापारिक खाते में। तो इसको लाभांश खाता तथा आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। मूल्यह्रास की पुनर्मूल्यांकन विधि सामान्यतः संयंत्र है, भूमि या भवन है, संग्रह है, छोटे औजारों के बारे में प्रयोग की जाती है। तो यह छोटे औजारों के बारे में प्रयोग की जाती है। मूल्यह्रास की पुनर्मूल्यांकन विधि सामान्यतः छोटे औजार के बारे में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन डी सही है, 30 का डी सही है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।